प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर प्रणाम। पार्थवेंद्र पॉइंट चैनल की तरफ से साधुवाद। आप सब जुड़ रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और लगातार चैनल को सब्सक्राइब करते जा रहे हैं। और यदि शिक्षा को पूर्ण करना चाहते हैं, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी बहुत कुछ बाकी है जिसका आगाज़ अभी इसी चैनल के माध्यम से होना है। 45 दिन मेरे पास हैं, हाई स्कूल इंटर क्लासेस दोनों मेरे पास हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि दोनों क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा मैटर हम समय रहते उपलब्ध करा दें। तो आज मैंने सुबह पोस्ट लगाई थी, बैनर लगाया था, थंबनेल लगाया था। थंबनेल में मैंने अवगत कराया था कि सबसे पहली चीज़ जो है, महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि आज पंचलाइट कहानी पर चर्चा होनी है। मैंने ये नहीं कहा था सारांश की चर्चा होगी, चाहे चित्रण की चर्चा होगी, कथानक की चर्चा होगी तो आज पूर्ण रूपेण चर्चा होगी। आइए जुड़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है। पंचलाइट कहानी के लेखक जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी है। आंचलिक कहानीकार है और ये अंचल विशेष पर लिखी गई है। इनका एक उपन्यास है जो मैला आंचल, वो आंचलिक उपन्यास है। इनकी एक कहानी किसी परीक्षा सत्र में पूछी गई थी, बोर्ड परीक्षा के द्वारा ही, कि ठुमरी किस विधा की रचना है। ठुमरी इन्हीं की रचना है जो कहानी विधा की रचना है। हमें इनकी रचनाएं जरूर पढ़ लेनी चाहिए। आज हम पंचलाइट कहानी की बात करते हैं। तो पंचलाइट कहानी सुप्रसिद्ध हिंदी कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित आंचलिक कहानी। पंचलाइट में पेट्रोमैक्स को ही गांव वाले पंचलाइट या पंचलाइट कहते हैं। गांव वाले पंचलाइट या पेट्रोमैक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि अशिक्षित है। जब शिक्षित कोई होगा तो उसका सही उच्चारण करेगा। गांव के लोग अशिक्षित हैं, इस कारण इसका उच्चारण ऐसा कर रहे हैं। कथाकार ने इसके माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्राम स्थित निवासियों की मन स्थिति का वर्णन किया है। ग्रामवासी जो हैं उनकी जो मन स्थिति है, उनकी मन स्थिति का वर्णन उसने कहानी के माध्यम से किया है, जो मनोविज्ञान की दृष्टि से वास्तविकता झलक रही है। और प्रस्तुत कहानी में जाति, समाज, ग्रामीण समाज जाति के आधार पर विभिन्न टोलियों में विभक्त है, क्योंकि वहाँ पर 8 प्रकार की टोलियाँ हैं। महतो टोली, ब्राह्मण टोली, फुटंगी टोली, इस प्रकार की बहुत सी टोलियाँ हैं। इसमें जो महतो टोली है वही पंचलाइट लाती है। अभी कथानक का सारांश जब चर्चा करेंगे तब इस पर हम आपको बात करेंगे। सभी परस्पर ईर्ष्या रखते, द्वेष करते हैं, क्योंकि कोई किसी की उन्नति नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि मेरी उन्नति हो, हम सफल हो, हम आगे बढ़े, हम अपने जीवन को आगे ले जाएं। हम अपने जीवन को कैसे आगे ले जाएं ये सब चाहते हैं, पर दूसरे से सदैव जलन की अनुभूति किया करते हैं। संस्कार जिसका रेणु जी ने सजीव चित्रण किया है। कहानीकार ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। वास्तविक चित्र इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने खींचने का काम किया है और बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। और अगर आवश्यकता पड़ जाए तो चाहे कोई व्यक्ति चाहे जितना बड़ा पाप क्यों न किया हो, लोग उसको माफ़ कर देते हैं और सब निषेध हो जाता है, सब माफ़ हो जाता है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक बड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। कहानीकार ने स्पष्ट किया है कि इस आधुनिक युग में सभी कुछ भी गांव और जातियां पिछड़ी हुई है। कुछ गांव और जातियां आज भी पिछड़ी हुई हैं। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से, सामने से नहीं,
अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। गांव को हम सुधारेंगे कैसे? पहली चीज इससे अव्यवस्था का खत्म करें, जलना खत्म करें। कोई उन्नति कर रहा है तो उसकी उन्नति में भागीदार बने, उसके सहयोगी बने, उसको हम आगे ले जाएं। उसकी उन्नति कैसे हम कर सकते हैं ये देखें। तो ये सब चीज़ें जब हम मूल्यांकित करेंगे तो स्वाभाविक रूप से सामने परिपुष्ट होगा। तो पाठ का सारांश या कथानक या कथावस्तु कैसे लिखी जाए? विद्यार्थी जल्दबाजी में, समय के अभाव में जल्दी जल्दी लाइन टू लाइन लिखता जाता है, बस इतने करके लिख देता है, बस समाप्त। पहली चीज, सारांश को लिखने के लिए अगर आप हेडिंगों को बना लेंगे तो सारांश में सुंदरता आ जाएगी। विद्यार्थी के मन में एक शंका रहती है कि प्रश्न पत्र में छपा रहता है अधिकतम 80 शब्द। तो भाई 80 शब्द अगर लेकर के टहलोगे तो कहानी नहीं लिख पाओगे। कहानी के लिए आप टॉपिक्स बनाइए, टॉपिक्स में हेडिंग वाइज आप जब लिखते जाएंगे तो कहानी अपने आप पूर्ण हो जाएगी। तो भाई सबसे पहली जो सारांश की हेडिंग है वो है पंचलाइट की खरीदारी। भाई कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं हम तो आएगी कैसे? इसके लिए तो सबसे पहले तो खरीदारी होगी। खरीदारी कैसे हो? गांव में कोई कमाई का जरिया अलग है नहीं। गांव में एक दंड प्रक्रिया रखी गई। उस दंड जुर्माने से जो पैसा आता था उससे लोग अपनी खरीदारी करते थे, गांव में रहने वाले विभिन्न जातियां अपनी अलग अलग टोली बनाकर रहती है। 8 टोली है, मैंने पहले ही बताया है। उन्हीं में से महतो टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से, जब महतो टोली ने 15 महीने का दंड जुर्माना एकत्र किया तो एकत्र करके जमा पैसों से रामनवमी के मेले के अवसर पर, कब? रामनवमी के मेले के अवसर पर पंचलाइट खरीदा। गांव वाले पंचलाइट को पंचलाइट कहते हैं। पेट्रोमैक्स पंचलाइट खरीदने के बाद 10 रुपये से पूजा की सामग्री खरीदी। 10 रुपये कहाँ से आए? 10 रुपये जो जुर्माना जमा हुआ उसी में पंचलाइट खरीदने के बाद बचा था। और पंचलाइट को देखने के लिए टोले के सभी बालक, औरतें, मर्द एकत्र हो गए। छोटे से लगा करके बड़े तक के, बूढ़े से बूढ़े जो चल नहीं पा रहे थे वो भी पंचलाइट को देखने के लिए वहाँ एकत्र हो गए। और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वह इसके पूजा पाठ का प्रबंध करे। और सरदार जो था उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप इसकी पूजा प्रबंध करें और जल्द से जल्द पूजा करने की व्यवस्था करें। अब पंचलाइट खरीद गई, पंचलाइट आ गई, पंचलाइट के पूजा का प्रबंध हो गया, पूजा का प्रबंध होने लगा। इसके बाद समस्या खड़ी हुई पंचलाइट को जलाने की समस्या। तो भाई इसमें एक नायक था गोधन। गोधन एक गुलरी का की थी, उनकी पुत्री थी मुरली, उससे वह बहुत प्रेम करता था। और इस कारण से गोधन को पंचायत ने बाहर कर दिया था। अब पंचलाइट को जब जलाने की समस्या आई तो वहाँ पर मुरली भी बैठी हुई थी। मुरली ने यह संदेश अपनी सखी कनेली के माध्यम से सरदार तक पहुँचाया, अप्रत्यक्ष रूप से, कि पंचायत द्वारा निष्कासित गोधन जो है वह पंचलाइट को जलाना जानता है। गोधन जो है वह पंचलाइट को जलाना जानता है। गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है। सरदार ने अपने एक नौकर को भेजा और वो बुलाने गया, वो बुला के नहीं ला पाया तो उसकी माँ गुलरी काकी जाती है, उसे मना करके लाती है।
अब तो पहले तो इसका समस्या का समाधान पहले देख ले, अब आगे देखेंगे। तो भाटो टोली में पंच लाइट आने के बाद अत्यधिक प्रसन्न थे। अब भाई पंच लाइट आ गई है, खुशी खुशी सब प्रसन्न थे, लेकिन उनके सामने समस्या आ गई कि पंच लाइट को आखिर जलाएगा कौन। जब जलाने की समस्या उत्पन्न हुई उनके सामने, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जलाना नहीं आता था। अब पंचायत में कोई चीज़ नहीं आती है शुभ कर्म करने के लिए, जैसे मोबाइल आया तो मोबाइल आने पे लोग नहीं जानते, धीरे धीरे चलाना सीख गए आज। और उसी तरह पंच लाइट जलाना मैं तो टोली नहीं जानती थी, तो मैं अब समस्या ही जलाएगा कौन। घर के सभी तक डिबरी तो नहीं जलाई थी, जो घर थे वहाँ के महतो टोली के परिवार के गांव के टोले के, उनमें घर में आज तक डिबरी नहीं जली थी। डिबिया जो पहले मिट्टी के केरोसिन तेल से डिबिया जलती थी घरों में, वह नहीं जली थी। अब बात आ जाती है कि डिबिया नहीं जली थी, क्योंकि सभी पंच लाइट की रोशनी को ही सभी वो फैला देखना चाहते थे। गांव के जितने भी लोग थे वह पंच लाइट की ही रोशनी को फैला हुआ देखना चाहते थे। पंच लाइट के न जलने से चेहरे उतर गए। अब जब समस्या उत्पन्न हो गई कि पंच लाइट जलाएगा कौन, ये समस्या आने पे सब वहीं पे सोचने विचारने लगे कि आखिर अब तो सबके चेहरे उतर गए, सब मुरझा गए, सबके प्राण सूख गए, सब प्राण संकट में आ गए कि आखिर अब जले तो कैसे जले। इसके बावजूद पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के लोगों से हम पंच लाइट नहीं जलवाएंगे, हम दूसरी टोली के लोगों से अपनी पंच लाइट नहीं जलवाएंगे। जले या न जले ये पड़ी रहे वो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इसको दूसरी टोली के व्यक्ति को बुला करके जलवाऊंगा नहीं। अब बात आती है टोली द्वारा दी गई सजा भुगते गोधन की खोज। अब भैया इधर गोधन को सजा हुई कि वो सलीमा का गाना गाता था, प्रेम करता था, और अब जब जरूरत पड़ी तो खोजा जाने लगा कि कहाँ है गोधन, भाई गोधन को लाया जाए, ढूंढ कर लाया जाए। अब गोधन को ढूंढने के लिए छड़ीदार को भेजा, छड़ीदार गया, नहीं ला पाया। फिर गुरजी काकी गई, वो मना के ला पाई। अब पूरा इसका देखिए सीन क्या है। गुरजी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। अकेला गोधन प्रेमी नहीं था, प्रेमी दोनों थे, गोधन और मुनरी। मुनरी भी गोधन से प्रेम करती थी, गोधन भी मुनरी से प्रेम करता था। उसे पता था कि गोधन को पंच लाइट जलाना आता है, लेकिन पंचायत ने उसे पंचायत से निकाल दिया था, उसका हुक्का पानी या खाना पानी सब बंद कर दिया था। और यह बात जब सुनती है मुनरी कि पंच लाइट के लिए समस्या आ गई है, तो वह अपनी सहेली जो है कनेली के माध्यम से सरदार तक सूचना भेज देती है कि आपके द्वारा, आपकी पंचायत के द्वारा निष्कासित गोधन पंच लाइट को जलाना जानता है, पंच लाइट को जलाना जानता है। सभी पंचों ने सोच विचार करके निर्णय लिया। अब सोचा विचारा और सबसे चर्चा की कि क्या किया जाए, बुलाया जाए न बुलाया जाए। निर्णय लिया कि गोधन को बुलाकर ही उससे हम पंच लाइट जलवाएंगे। अब निर्णय हो गया कि हम अपनी पंच लाइट जो है गोधन को बुला करके ही जलवाएंगे, हम अपनी पंच लाइट गोधन को ही बुला करके जलवाएंगे। अब बात आती है कि गोधन द्वारा पंच लाइट जलाना। अब गोधन जो जब आता है बुला करके, तो गोधन द्वारा पंच लाइट को जलाया जाता है। तो सरदार द्वारा भेजे गए छड़ीदार के कहने पर वह नहीं आता है, लेकिन जब मुनरी की माता श्री गुलरी काकी उसे मनाने जाती हैं, उसे मना करके हाथ पांव जोड़ करके विनती करके बुला लाती है। और तब गोधन ने आकर के पंच लाइट में तेल भरा और जलाने के लिए स्प्रिट मांगा। और जब कहा कि पंच लाइट को जलाने के लिए स्प्रिट चाहिए, अब पंचायत में फिर सन्नाटा पसर गया कि भाई स्प्रिट लाए नहीं थे। तो
स्प्रिट के अभाव में गोधन ने 3 सीसी नारियल के तेल को मंगा करके उनको पंचलाइट में भर दिया और भर करके उन्हें उस पंचलाइट को जला दिया। और पंचलाइट को के जलते ही पूरी महतो टोली में बहुत ज़्यादा जो खुशी की लहर थी वह दौड़ गई और सब के सब हंसने लगे और स्वामी की जय हो, महावीर स्वामी की जय हो। और कीर्तन मंडल के जो कीर्तनकार थे, भगतिया थे, पक्षक थे, वो सब कीर्तन करने लगे और पंचों द्वारा गोधन को माफ करना। अब बात आती है अंतिम बात, महत्वपूर्ण बात कि अब गोधन को माफ कर दिया जाता है। गोधन को जिस होशियारी से पंचलाइट जला दिया था, उसने अपनी तार्किक बुद्धि के द्वारा पंचलाइट को नारियल के तेल से जला दिया था। उससे सभी प्रभावित हो गए। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि को देख करके सब हंसने लगे और दिल का मैल दूर हो गया। जो पंचायत के लोगों का दिल का मैल था वह भी दूर हो गया। और वह जब दूर हो गया, गोधन ने सभी का दिल जीत लिया। और इस प्रकार से गोधन ने पंचलाइट को जलाया और पंचलाइट को जलाते ही उसने सभी के दिल को जीत लिया और बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखा। और इधर मौका पा करके मुरली ने गोधन की ओर बड़े प्यार भाव से देखने का काम किया, बड़े प्यार भाव से देखने का काम किया। सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और जब ये पंचलाइट जल जाती है, पंचलाइट जलने के बाद सरदार जब फिर खुश हो जाता है तो उसे बड़े ही प्यार से अपने पास बुलाता है, बैठाता है और कह देता है कि तुमने जाति धर्म की इज्जत रखी है, मान रखा है, तुम्हारा साथ खून आज से माफ है। तो खूब गाओ अपना सलीमा का गाना। इधर अंत में गुरुजी का कि गोधन को अपने घर पर रात्रि खाने के लिए आमंत्रित करती है और एक बार फिर से मुरली की ओर देखा और नज़र मिलते ही मुरली की पलकें जो थी लज्जा से झुक जाती हैं। इस प्रकार से कहानी का सार तत्व सारांश हो जाता है, क्योंकि ये प्रतिवर्ष आने वाली कहानी है। अब एक प्रश्न जरूर पढ़ लें इसके साथ, क्योंकि पूछा जाता है, क्योंकि उद्देश्य जो कहानी का उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उद्देश्य बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, उद्देश्य कम शब्दों में होना चाहिए। तो उद्देश्य प्रस्तुत कहानी रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। जो कहानी लिखी है पंचलाइट कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। साथ ही साथ यह भी संदेश दिया, यह भी एक उपदेश दिया, संदेश दिया, जानकारी दी कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, अनावश्यक सिद्ध कर देती है। इसी केंद्रीय भाव पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य स्पष्ट किया गया है। गोधन द्वारा पेट्रोल में जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ़ कर दी जाती हैं, उसके साथ खुद माफ़ कर दिए जाते हैं और उसे पंचायत स्वीकार कर लेती है और उससे कहा जाता है खूब गाओ सलीमा का गाना। और इस प्रकार से दोनों का प्रेम भी बना रहता है। और आपका एक प्रश्न कभी कभी बहुत कम पूछा तो जाता है, साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी इस प्रश्न को जरूर ध्यान दें, क्योंकि गोधन का चरित्र चित्रण, इसमें नायिका मुनरी है, नायक गोधन है। तो आज नायक गोधन का चित्रण तो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। समय मिलेगा किसी दिन लाइव में या किसी न किसी माध्यम से आपको मुरली का भी बता देंगे। गोधन जो है
इसको चित्रण लिखने के लिए आप लिखेंगे सबसे पहले प्रस्तावना। फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी पंचलाइट में ग्राम वासियों की मन स्थिति की वास्तविक झलक मिलती है। इस कहानी का प्रमुख नायक गोधन है, जिसके चरित्र की चारित्रिक विशेषताएं अग्रलिखित है। पहली विशेषता इसकी हम लिखते हैं, युवक की स्वाभाविक प्रवृत्ति। कोई भी हो वह स्वाभाविक प्रवृत्ति का होता है, वह स्वाभाविक प्रवृत्ति का होता है। तो गोधन युवा है, पर युवा के मन में बहुत से विचार उठते रहते हैं और उसके व्यक्तित्व में युवा वर्ग की कुछ स्वाभाविक विशेषताएं अंतर्निहित हैं। विशेषताएं हमारे अंदर निहित हो जाती हैं, जो दृष्टिगोचर होती हैं। वह मनचला और लापरवाह युवक है, क्योंकि बहुत अगर मनचला और लापरवाह युवक न होता तो वो सलीमा का गाना ना गाता, और सलीमा का गाना अगर ना गाता तो पंचायत उसका हुक्का पानी ना बंद कर देती और उसे पंचायत बाहर का रास्ता ना दिखा देती, उसे बाहर का रास्ता ना दिखाती। आइए आगे। मुरली से प्रेम करता है। बाहर से आकर बसने के बावजूद वह पंचों को खर्चे का कोई भी पैसा देता नहीं है। इस बात के लिए उचित होगा कि वह एक अल्हड़ ग्रामीण युवा है। अल्हड़ माने अपना मौज मस्त, अपनी धुन में सवार है, अपनी धुन में गाना गा रहा है तो गा रहा है, सामने क्या घटना घट रही है कोई मतलब उसका नहीं है। दूसरी विशेषता गुणवान व्यक्तित्व। अभी आपने पढ़ा, गुणवान न होता तो पंचलाइट वो नारियल के तेल से जलाता ना, यही से उसका गोधन अशिक्षित है। जरूरी नहीं है कि जो अशिक्षित है वह कुछ जानता नहीं है। अशिक्षित व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ सामने प्रकट कर देता है, और लेकिन उसमें गुणों की कोई कमी नहीं है। वह पूरे महतो टोले का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो पंचलाइट को जलाना जानता है, अत्यंत चतुर भी है। वह अपनी विशेषता के कारण मुरली को बता देता है। यह बात अपनी प्रेमिका मुरली को साक्षात रूप से बता देता है, इसे सरदार तक पहुंचा देती है। और यह बात जब पंचलाइट जलाने की समस्या उत्पन्न होती है तो मुरली स्वयं न कह करके सरदार से अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सखी कलेली के माध्यम से सरदार तक पहुंचा देती है। इतना काबिल है कि वह स्प्रिट के अभाव में नारियल के तेल से ही पंचलाइट को जला देता है। उसकी बौद्धिकता का भी पता चल जाता है कि वह बौद्धिक भी है, बहुत बौद्धिक इंसान है। अगली हेडिंग इसकी जो है स्वाभिमानी। देखिए, सभी को एक चीज़ याद रखना चाहिए, स्वाभिमान से खिलवाड़ कभी ना बर्दाश्त करना। क्योंकि अगर आपने स्वाभिमान से खिलवाड़ बर्दाश्त कर लिया तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। आपको अपने जीवन में सफलता अगर प्राप्त करनी है तो स्वाभिमान को बेचना नहीं है, अभिमान को बेचना नहीं है। गोधन स्वाभिमानी है। वह हुक्का पानी बंद होने के बाद जब छड़ीदार बुलाने जाता है तो वह नहीं आता है। जब गुलरी काकी मुरली के माँ उसे बुलाने जाती है तो मना करके बुला लाती है, और उनके कहने पर वह पंचलाइट को जलाने के लिए सहर्ष चला आता है और पंचलाइट को जला देता है। अपने समाज की प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील अगली हेडिंग है। तो हमें अपने प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, हमें सदैव जागरूक रहना चाहिए, हमें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो गोधन अपने समाज की मान प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत संवेदनशील है, बहुत संवेदनशील रहना चाहिए। अब प्रतिष्ठा न बिके, प्रतिष्ठा का ह्रास न हो। जिस समाज
का या पंचायत ने उसका हुक्का पानी बंद किया था, उसका रहना खाना पानी सब बंद कर दिया था। उसी समाज की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, उसी महतो टोली की इज्जत की जब आन पड़ी तो उसकी इज्जत को बचाने के लिए वह हर तरह से आ करके पंचायत को जला करके और पंचायत को नारियल के तेल के माध्यम जला करके अपनी बौद्धिकता के साथ साथ उनकी इज्जत मान मर्यादा को बचाने का कार्य करता है। निर्भीक व्यक्तित्व, अंतिम हेडिंग जो है निर्भीक व्यक्तित्व है। उसका व्यक्तित्व निर्भीक है, वह किसी से बिना डरे मुरली से के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता है, किसी से नहीं डरता है। और इस अंतिम जो हेडिंग हम लिखेंगे निष्कर्ष, क्योंकि हेडिंगें बहुत कुछ दे जाती हैं, हेडिंगें बहुत कुछ दे जाती हैं, बहुत कुछ कह जाती हैं, बहुत कुछ बता जाती हैं हमें कि क्या करने वाला है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोधन का चरित्र ग्रामीण परिवेश में पलने बढ़ने के कारण किसी सामान्य युवा लड़के के समान है, किसी सामान्य युवा लड़के के समान है, जिसमें बौद्धिकता विवेकशीलता भी है, बुद्धि के साथ साथ विवेक भी है, उसे आधुनिकता की ओर ले जाती है, जो गोधन को आधुनिक परिवेश की ओर ले जाती है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आप सब अपने पार्थिव हिंदी पॉइंट चैनल पर जुड़े रहें और अपने साथियों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहते रहें। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे केवल यही मांग रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी शिक्षा को अर्जित करते रहें। शिक्षा जो है मानव जीवन की पहली आवश्यकता है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जय हिंद, जय भारती। और आप सबके साथ कल देखते हैं कि आपके साथ इंटरमीडिएट का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है श्रद्धा मनु काव्य जगत का, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, उसके व्याख्या भाग पर चर्चा होना आवश्यक है। कल उसी पर चर्चा होगी और अपनी तैयारी को गेस्ट पेपर के स्थान पर अंसार को उठाइए, अंसार के एमसीक्यू हल करिए, क्योंकि अंसार के एमसीक्यू वही आ जाते हैं जो आप पढ़ करके जाते हैं। एमसीक्यू पर कमांड बना लीजिए। जय हिंद।